टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एक इलेक्ट्रिकल मशीन की क्वेश्चन सीरीज क्लास में सभी लोगों का स्वागत है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ में डिस्कस करते हैं। और आज से हम लोग एक नया काम स्टार्ट करने वाले हैं। क्या अब आपको क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मशीन के जितने भी आपके टॉपिक होंगे उन सारे टॉपिक वाइज टॉपिक को हम लोग क्वेश्चंस को अब डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है आपका ट्रांसफार्मर, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डीसी मशीन को, यानी कि जितने भी डीसी मशीन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद हम लोग करेंगे डिस्कस सिंक्रोनस मशीन के क्वेश्चंस को। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपके इंडक्शन मशीन। और लास्ट आपका जो टॉपिक बचेगा स्पेशल मशीन, ठीक है। तो बेसिकली यही आपके मेन होते हैं टॉपिक। इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ में। और जितने भी आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए उन सभी क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। और क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के क्या होगा, एक एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। जिससे इसमें फ़ायदा क्या होगा कि जो भी आपके एसएससी जेई की तैयारी करने वाले हों, या यूपी पीसीएल जेई की तैयारी करने वाले हों, या आपके यूपी पीसीएल ए की तैयारी करने वाले हों, ठीक है। यानी कि चाहे आप जेई लेवल की तैयारी करो, चाहे आप ए लेवल की तैयारी करते हैं, तो इस डेफिनेटली इस चैनल से आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चाहे क्वेश्चन आपके बेसिक लेवल हो, चाहे आपके एडवांस लेवल हो, तो इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं आपके चाहे जेई लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, या चाहे आपका कोई ए लेवल का एग्ज़ाम हो, वो सबके लिए आपका ये चैनल हेल्पफुल होगा, या ये आपकी क्वेश्चन सीरीज बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो जो लोग अभी नए हैं इस चैनल पे, तो इस चैनल को ज़रूर जाके सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को और शेयर ज़रूर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ पाएँ और उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो चलिए अब देरी ना करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं और डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है। चलिए जो लोग नए हैं उस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस को आपको देखिए। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिया गया है। इस क्वेश्चन को आपको 10 सेकंड के अंदर आंसर देना है, ठीक है। इस कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर देंगे और ये क्वेश्चन आप पहले ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इम्पोर्टेंट ये होता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उस क्वेश्चन को सबसे पहले समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो समझिए क्वेश्चन को क्या कहा गया है, उसके बाद इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो चलिए देखिए समझते हैं पहले क्वेश्चंस को, क्या कहा गया है क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ़ द अप्लाइड वोल्टेज टू ए ट्रांसफार्मर प्राइमरी इज इंक्रीज्ड बाई कीपिंग द V/F रेशियो फिक्स, देन द मैग्नेटाइजिंग करंट एंड द कोर लॉस विल बी रेस्पेक्टिवली। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं अच्छे से। यानी क्या कहा है कि एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और इस ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वोल्टेज है, प्राइमरी वोल्टेज को ये इंक्रीज किया जाता है किस कंडीशन पे, जब आपका V/F रेशियो ये कैसा है, कांस्टेंट है, यानी कि फिक्स है, ठीक है। तो उस केस में आपका जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है Im, या हम इसको लिख सकते हैं Imu, तो ये क्या होगा। दूसरी चीज़ क्या पूछी है, कोर लॉस करंट, जिसको हम IW से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें दोनों पे करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज़ आपको क्वेश्चन में पूछी गई है, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन सभी लोग। यानी कि अगर हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज को अगर बढ़ाते हैं V/F रेशियो को कांस्टेंट रख करके, तो उस केस में जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगी
और जो कोर लॉस करंट होगी उसमें क्या इफेक्ट होगा। तो जैसा कि ऑप्शन में आपका दिया गया है, यानी कि ऑप्शन में पहले में दिया गया इंक्रीज एंड रिमेन सेम, यानी कि मैग्नेटाइजिंग करंट को इंक्रीज कहा है और कोर लॉस करंट को रिमेन सेम, यानी कि वही रहेगी। दूसरा ऑप्शन कहा गया है कि मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज एंड कोर लॉस करंट डिक्रीज। इसी ऑप्शन सी में कहा है कि बोथ रिमेन सेम, यानी कि मैग्नेटाइजिंग करंट और कोर लॉस करंट दोनों सेम रहेंगी। ऑप्शन डी में कहा गया है रिमेन द सेम एंड इंक्रीज, यानी कि मैग्नेटाइजिंग करंट को सेम कहा गया है और आपका जो कोर लॉस करंट है उसको इंक्रीज बोला गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आप सभी लोग समझ गए हैं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर निकालते हैं, समझते हैं क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है, ये मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है, नो लोड करंट के ही पार्ट होते हैं। नो लोड करंट आप पढ़े होंगे। नो लोड करंट क्या होती है, आई नॉट। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक मैग्नेटाइजिंग करंट और एक होता है आपका कोर लॉस करंट। ठीक है, तो इन्हीं दोनों को आपको बताना है। तो बताइए, तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका मैग्नेटाइजिंग करंट होता है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, बी बाई एफ के। ठीक है, यानी कि वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी ये होता है। क्यों होता है, हम जानते हैं कि फ्लक्स जो होता है, इस फ्लक्स की वजह से ही आपका मैग्नेटाइजिंग करंट निकलता है। ठीक है, तो इसकी क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल वी बाई एफ होता है। अब इन्होंने क्वेश्चन में कह दिया है कि वी बाई एफ क्या है, कांस्टेंट है। तो वी बाई एफ कांस्टेंट होगा, यानी कि फ्लक्स कांस्टेंट होगा। तो ये कांस्टेंट होगा, यानी कि इसी के रेस्पेक्ट में जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगी वो भी क्या हो जाएगी, आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन आप देख सकते हो कि मैग्नेटाइजिंग करंट सेम होगी, यानी कि जो पहले होगी वही आपकी बाद में होगी। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, मैग्नेटाइजिंग करंट। तो मैग्नेटाइजिंग करंट देखिए इसमें इंक्रीज होगी, इसमें इंक्रीज होगी, इसमें बोथ सेम। ठीक है, तो इसमें सी और डी ऑप्शन आपके बचे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए हमने मैग्नेटाइजिंग करंट तो हमने सेम कह लिया। अब बात करते हैं कोर लॉस की। तो कोर लॉस में आप जानते हो, कोर लॉस आपका दो टाइप का होता है। जैसे कि हम जानते हैं एक एडी करंट लॉस होता है, एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस लॉस जब आपका वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट होता है, तो उस केस में जो एडी करंट लॉस होता है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो उस केस में आपका फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या होगा इसमें, आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, रिमेन सेम एंड इंक्रीज, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और साथ में क्वेश्चंस को भी याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। 10 सेकेंड का आपके पास टाइम है, आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग अच्छे से। The applied voltage of a certain transformer is increased by 75%, while the frequency of applied voltage is reduced by 25%. The maximum core flux density will be। तो देखिए क्या कहा है कि एक ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर में आपका जो अप्लाइड वोल्टेज है, यानी कि जो वोल्टेज की वैल्यू है वो इन्होंने कहा है कि 75% को 75% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि इंक्रीज कर दिया जाता है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी 25% क्या कर दी जाती है, घटा दी जाती है, यानी कि डिक्रीज कर दी जाती है। तो उस केस में इन्होंने पूछा है कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी। ठीक है, तो बताइए क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग एक रिलेशन पढ़े होंगे कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी जो प्रोपोर्शनल होती है वो क्या होती है, वी बाई एफ हम जानते हैं। यानी कि जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होती है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या कहा है क्वेश्चन में कि वोल्टेज आपका क्या कर दिया है, 75% इंक्रीज कर दिया, यानी कि जो V1 होगा उस केस में आपका
वो क्या है, मान लिया B1 आपका हम एज्यूम करते हैं B है, और B2 जो होगा वो एज्यूम कर लेते हैं कितना, क्योंकि इंक्रीज हो गया तो पहले V था, अब इंक्रीज कितना हो गया 75%, तो 75% इंक्रीज करने का मतलब क्या है, B2 कितना आ जाएगा 1.7% किसका, B वोल्टेज का। ऐसे ही आपका फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो F1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे F होगा। इसी तरीके से अगर फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर दिया यानी कि F2 को अगर बता दिया जाए तो ये डिक्रीज कितनी होगी 25%, यानी कि 100 में से 25 यानी कि कह सकते हैं 70.75% बचेगी फ्रीक्वेंसी F के। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ चुके हैं। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। जब आप इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो सपोज करिए हमने मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी भी हमारी हम मान लेते हैं V1 इक्वल्स टू मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी V1 है, और मैक्सिमम फ्लक्स B2 हमको निकालना है। तो यहाँ से देखिए हम लोग रिलेशन से ऐसे निकाल सकते हैं Bm2 अपॉन Bm1 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा B2 अपॉन B1 इंटू फ्रिक्वेंसी का रिलेशन क्या इन्वर्सली है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं F1 अपॉन F2। यहाँ से वैल्यू को पुट करिए, सारे वैल्यू आपको दी गई है, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा B2 की वैल्यू 1.75B अपॉन B1 की वैल्यू क्या है, B1 की वैल्यू V है, इंटू F1 की फ्रिक्वेंसी क्या है F है, और यहाँ से F2 की वैल्यू देखिए 0.75 है फ्रिक्वेंसी, तो यहाँ से F से F कैंसिल, B से B कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो Bm2 कितना आ जाएगा 2.33 कितना आ जाएगा Bm1। ठीक है, यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, कितनी परसेंट आपकी लगभग इंक्रीज हुई है, कितने टाइम्स फ्रीक्वेंसी पहले से इंक्रीज हुई है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कितनी इंक्रीज हुई है, तो हम कह सकते हैं लगभग 3rd टाइम्स जो है इंक्रीज हुई है आपकी पहले से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज बाई 3 टाइम्स। ठीक है, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, ए 250 kVA ट्रांसफार्मर है। ठीक है, जिसका हम लोग क्या है यहाँ पे रेटिंग 0 नहीं होगा, यहाँ पे ठीक पॉइंट नहीं है, 11,000 kVA। ठीक है, 11,000 वोल्टेज बाई 400 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज़ 80 टर्न्स ऑन द सेकेंडरी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। तो आप फ्लक्स की वैल्यू आप बताइए क्या होगी, मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू यहाँ से पूछी गई है। सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे इस खुद से। तो क्या होगा इसका आंसर, तो देखिए क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ टर्न दे दिया है, सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न दिया है, तो कि सेकेंडरी साइड का मतलब क्या है N2 इक्वल्स टू आपको कितना दिया है 80 टर्न दिया है, और आपको क्या निकालना है मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, और वोल्टेज का रेशियो भी आपको दे दिया गया है, यानी कि V1 आपको दिया गया है कितना 11,000 वोल्ट, और V2 की वैल्यू कितनी है 400 वोल्ट। अब हम यहाँ से आपको मैक्सिमम फ्लक्स पूछा है, तो देखिए नंबर ऑफ टर्न दिए हैं, ये दिए हैं, तो यहाँ से देखिए आप क्या निकाल सकते हैं E2, हम लोग कह सकते हैं E2 और V2 इक्वल्स टू क्या हो सकता है इसका फॉर्मूला 4.44 F 5M और N2, यही फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको निकालना क्या है 5M की वैल्यू निकालनी है, तो 5M की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि P2 अपॉन क्या हो जाएगा 4.44 N2। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे और ये, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, B2 की वैल्यू रखिए यहाँ पे क्या होगा 400 वोल्ट अपॉन 4.44 इंटू N2 की वैल्यू 80 इंटू फ्रीक्वेंसी वैल्यू 50। ठीक है, तो आप इसको पहले सॉल्व करेंगे,
और सॉल्व करने पे बताइए आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, क्या आंसर आएगा। तो इसका आंसर लगभग आएगा, आप जब सॉल्व करेंगे तो 22.5 मिली वेबर, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आ गया समझ में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बताइए अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहले आप 10 सेकंड अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन को समझिए क्या पूछा गया है, उसके बाद इसका आंसर दीजिए, ठीक है। बताइए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, ए 200 बाई 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज टू एक्साइटेड एट 40 हर्ट्ज फ्रॉम द 100 वोल्ट साइड फॉर एक्साइटिंग करंट टू रिमेन सेम, द अप्लाइड वोल्टेज शुड बी। तो देखिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इन्होंने कहा है कि एक ट्रांसफार्मर है आपका जिसकी रेटिंग दी गई है 200 वोल्ट बाई 100 वोल्ट, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दी गई है 50 हर्ट्ज। अब यहाँ से इन्होंने कहा है कि इसको हम एक्साइट करते हैं ट्रांसफार्मर को किस फ्रीक्वेंसी पे, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, सॉरी 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे इसको एक्साइट करते हैं। और किस वोल्टेज पे एक्साइट करते हैं, 100 वोल्ट पे, ठीक है। इस केस में इन्होंने कहा है कि एक्साइटिंग करंट टू रिमेन सेम, जो एक्साइटिंग करंट होती है यानी कि आई नॉट, वो क्या है, रिमेन सेम है। और इस केस में आपको क्या बताना है कि द अप्लाइड वोल्टेज शुड बी, यानी कि जो वोल्टेज होगा उस केस में वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अगर एज्यूम करें तो वोल्टेज का अगर रिलेशन हम लोग देखना चाहें तो हमने ये पढ़ा है कि ई प्रोपोर्शनल क्या होता है, 5x और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ से ये प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया है, फ्रीक्वेंसी हम एज्यूम कर लेते हैं 50 हर्ट्ज है आपकी F1, और जो F2 है वो कितनी है, 40 हर्ट्ज है। और आपको E1 की वैल्यू, यानी कि जो वोल्टेज आपको पूछा गया है V1 की वैल्यू इन्होंने बता दी कि हमने 100 वोल्ट पे एक्साइट किया है। तो उस केस में इसकी V2 की वैल्यू आप बताइए, यानी कि V2 वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब इन्होंने देखिए क्वेश्चन में पहले कह दिया है कि एक्साइटिंग करंट क्या है आपकी, रिमेन सेम। तो एक्साइटिंग करंट रिमेन सेम का होने का मतलब क्या है कि फ्लक्स आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं ये इसके लिए फिर इसका रिलेशन क्या निकलेगा, ई प्रोपोर्शनल फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, जब ये सेम कह दिया है तो यहाँ से ये रिलेशन निकलेगा आपका। तो देखिए यहाँ से क्या, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, यानी कि E2 या B2 अपॉन ये क्या हो जाएगा, E1 या B2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, F2 अपॉन F1। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी ये B1 होगा। अब B2 की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या रखे, हमको निकालनी है। तो B2 की वैल्यू निकालिए। B1 की वैल्यू यहाँ से कितनी दी है, 100 वोल्ट, इंटू F2 की वैल्यू कितनी दी है, यानी कि हमको 40 हर्ट्स अपॉन 50, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा बताइए। तो उस केस में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वोल्टेज कितना आएगा, 80 वोल्ट, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है बताइए। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन ए ट्रांसफार्मर द जीरो वोल्टेज रेगुलेशन एट फुल लोड। तो क्या है, एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और इसमें जो
फुल लोड पे आपका जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब आता है, ये आपको बताना है। यानी कि एट फुल लोड पे आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो जीरो आता है, कब आता है, किस केस में। तो पहला ऑप्शन दिया गया है नॉट पॉसिबल, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पॉसिबल एट लीडिंग पावर फैक्टर पर, यानी कि लीडिंग पावर फैक्टर पर ये पॉसिबल है, और सी ऑप्शन दिया गया है पॉसिबल एट लैगिंग पावर फैक्टर, और डी ऑप्शन दिया गया है पॉसिबल एट यूनिटी पावर फैक्टर। तो ये किस कब पॉसिबल है ये बताना है आपको, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन आपका कब जीरो होगा। तो हमेशा याद रखेंगे ये वोल्टेज रेगुलेशन आपका लीडिंग पावर फैक्टर पे पॉसिबल होगा, ठीक है। तो लीडिंग पावर फैक्टर आप की बात करते हैं, तो लीडिंग पावर फैक्टर कैसा होगा, यानी कि जब आपका लोड किस तरीके से होगा, कैपेसिटिव नेचर का होगा, उसी केस में आपका क्या होता है, लीडिंग नेचर का होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं तो इस केस में आपका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, जीरो होगा। अब एक चीज़ और इस यहाँ से आप लोग देखेंगे कि जब आपका वोल्टेज रेगुलेशन जीरो आता है तो उस केस में उसकी कंडीशन क्या होती है, ठीक है। तो कंडीशन आप लिखेंगे क्या होता है, टेन फाइव प्रोपोर्शनल माइनस के आर ई टू अपॉन एक्स ई टू, ठीक है। तो ये कंडीशन आप याद रखेंगे, ये डायरेक्टली आपको फॉर्मूले बेसिस पे पूछ लेता है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन क्या है, आर ई टू अपॉन एक्स ई टू। और यहीं से अगर आपसे मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की अगर बात करें पूछ लेता है तो इसकी कंडीशन क्या होती है, तो इसकी कंडीशन होती है टेन फाइव इक्वल्स टू एक्स ई टू अपॉन आर ई टू, ठीक है। तो यहाँ से ये आप याद रखेंगे। अब ये मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब मिलता है, जब आपका मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन जब लैगिंग टाइप का आपका लोड होता है, यानी कि लैगिंग पावर फैक्टर पे आपका पॉसिबल होता है वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम, ठीक है। तो इतनी इस क्वेश्चन से आपको जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, यानी कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन आपका फुल लोड पर कम पॉसिबल है जब आपका पावर फैक्टर कैसा होगा, लो लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा इसमें, सभी लोग बताएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग पहले समझते हैं क्या पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम हीटिंग। तो क्या कहा है, एक ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर में जो मैक्सिमम हीटिंग होती है, ठीक है, यानी कि जो मैक्सिमम हीटिंग होती है वो किस में होती है ये आपको बताना है। पहला आपको देखो ऑप्शन दे दिया है क्या, उन्होंने कहा है कि फ्रेम जो होता है ट्रांसफार्मर का उसमें आपकी हीटिंग मैक्सिमम होती है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है जो मैक्सिमम हीटिंग होती है वो कोर में होती है, और सी ऑप्शन दिया गया है जो मैक्सिमम हीटिंग होती है वो आपकी वाइंडिंग्स में होती है, और डी ऑप्शन दिया गया ऑयल में होती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाइंडिंग्स में सबसे ज़्यादा हीटिंग होती है। आप समझते हैं वाइंडिंग्स में क्यों होती है। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाइंडिंग्स जो ट्रांसफार्मर्स की होती हैं इसमें ही क्या होगा, आपका लोड करंट फ्लो होगा, यानी कि जो करंट होगी वो लोड करंट इसी में फ्लो होगी। तो लोड करंट फ्लो होने की वजह से हमारा क्या होगा, जो वाइंडिंग्स में क्या होगा, रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, लोड करंट में आई स्क्वायर आर लॉस होगा। तो जब आई स्क्वायर आर लॉस जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या होगा, आपका हीटिंग इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट कहाँ पे मिलेगा आपको, वाइंडिंग्स में। क्यों मिलेगा, क्योंकि इसमें सीधे आपकी लोड करंट फ्लो होती है, यानी कि करंट इसी में आपकी फ्लो होती है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग, आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दीजिए इसका। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैव कोर लॉस। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, उसमें जो कोर लॉस होती है, ठीक है,
वो कोर लॉस आपकी कैसी होती है वो बताना है। ग्रेटर देन कॉपर लॉस, यानी कि जो कॉपर लॉस होता है उससे ज़्यादा होती है। और दूसरा ऑप्शन दिया गया है इक्वल्स टू कॉपर लॉस, यानी कि जो आयरन लॉस है, कोर लॉस को हम आयरन लॉस भी बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए इन्होंने कहा है कोर लॉस और कॉपर लॉस इक्वल होती है दूसरे ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर लीजिए, बी है ये सी है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सी ऑप्शन में क्या कहा है कि जो आयरन लॉस होती है वो लेस देन होती है कॉपर लॉस के। और डी ऑप्शन में कहा है कि जो आयरन लॉस होता है या कोर लॉस होता है वो 1/2 होता है कॉपर लॉस के। तो बताइए क्या होगा। तो हमेशा याद रखें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इनकी जो इफिशियंसी की अगर बात करें, इनकी इफिशियंसी आपकी निकाली जाती है किस बेसिस पे, ऑल डे इफिशियंसी पे, ठीक है। ऑल डे इफिशियंसी के बेसिस पे निकाली जाती है, क्योंकि ये 24 आवर्स आपके वर्क करते हैं, चाहे आपका लोड हो या लोड ना हो, ठीक है। तो इस केस में हमेशा याद रखेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं उसका क्या होगा, जो कोर लॉस होगा वो क्या होगा, कम होगा। यानी कि कोर लॉस कैसा होगा, कम होता है किससे, कॉपर लॉस से। तो देखिए यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। तो देखिए इसमें भी आपका क्या पूछा गया है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी नियरली एट फुल लोड। यानी कि आपका कोई डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं आपके, ठीक है, ये क्या होते हैं आपके, अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी पे डिजाइन किए जाते हैं, किस पे, एट फुल लोड पर आपके मैक्सिमम एफिशिएंसी पे डिजाइन किए जाते हैं। तो ये कितने कितने परसेंटेज के जो है आपके होना चाहिए, परसेंटेज मैक्सिमम एफिशिएंसी का, बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होते हैं लगभग 70% जो मैक्सिमम फुल लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा इसमें, सभी लोग पढ़े होंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है द बाइंडिंग यूज्ड इन ए 3 फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर इस टाइप। तो देखिए हमने जैसे कि ट्रांसफार्मर में आपके टाइप्स हमने पढ़ाए हैं। ट्रांसफार्मर्स में क्या होता है, आपके दो टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, कोर टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं, सेल टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। ये आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल टाइप के होते हैं इसमें किस टाइप की वाइंडिंग की जाती है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है सर्कुलर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सैंडविच टाइप की वाइंडिंग, और सी ऑप्शन दिया गया है सिलेंड्रिकल टाइप की वाइंडिंग, और डी ऑप्शन दिया गया है रेक्टेंगुलर टाइप की वाइंडिंग। तो बताइए किस टाइप की वाइंडिंग की जाती है सेल टाइप ट्रांसफार्मर में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेल टाइप की जो लिम्स होती हैं, जो हमने बताया है, तो वो लिम्स किस तरीके से होती हैं, यानी कि एक लिम्स तो ये होती है, ये होती है, इस टाइप से आपका बनता है सेल टाइप का। और इसमें जो बाइंडिंग की जाती है वो आपके बीच वाले लिम्स पे होती है बाइंडिंग इस तरीके से। तो कह सकते हैं जो बाइंडिंग्स होती है वो किस टाइप की होती है, सैंडविच टाइप की बाइंडिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें जो वाइंडिंग की जाती है वो सैंडविच टाइप की होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बताइए। देखिए आसान सा क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। ये जनरली आपको कोई इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या क्या है, ट्रांसफार्मर आर रेटेड इन केवीए इंस्टीड ऑफ किलोवाट बिकॉज। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं इनकी रेटिंग जो है आपकी केवीए में दी जाती है, जैसा कि आप जानते हैं।
लेकिन इनकी रेटिंग किलोवाट में क्यों नहीं दी जाती है, ये आपसे पूछा है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। पहला ऑप्शन दिया गया है जैसे कि लोड पावर फैक्टर इज ऑफन नॉट नोन, यानी कि जो लोड पावर फैक्टर होता है वो आपको नहीं पता होता है प्राय। और ऑप्शन बी दिया गया केवीए इज फिक्स वेयर किलोवाट डिपेंड ऑन लोड पावर फैक्टर। दूसरा ऑप्शन उन्होंने कहा है कि जो केवीए होता है वो फिक्स होता है, जबकि किलोवाट जो होता है वो डिपेंड करता है लोड पावर फैक्टर पे। और सी ऑप्शन दिया गया है टोटल ट्रांसफार्मर लॉस डिपेंड ऑन वोल्ट एम्पियर्स, यानी कि जो टोटल ट्रांसफार्मर में लॉसेस होते हैं वोल्ट एम्पियर पर आपके डिपेंड करते हैं। और लास्ट ऑप्शन दिया गया इट हैज़ बिकम्स कस्टमरी, यानी कि ये कैसा होता है आपके कस्टमर पे डिपेंड करते हैं, कस्टमर पे बेसिस पे होते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा फिर। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको ये पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर में रेटिंग हमेशा केवीए में ही क्यों होती है, तो इसका आंसर आप क्या बताएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमको लॉसेस की रिक्वायरमेंट पड़ी, लॉसेस को कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस होते हैं आपके, टोटल लॉस की अगर बात करें तो टोटल लॉस क्या होगा ट्रांसफार्मर में, दो लॉस होते हैं, एक आयरन लॉस होता है, एक कॉपर लॉस होता है, यही लॉस होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो आयरन लॉस होता है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे। ठीक है, और जो कॉपर लॉस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, आपकी लोड करंट पे। किस पे करता है, लोड पे। अब लोड होता है तो लोड क्या होता है, लोड करंट। तो इसकी रेटिंग किस में दी जाती है, एम्पियर्स में। और वोल्टेज की रेटिंग किस में दी जाती है, वोल्ट में। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका जो रेटिंग किस में देते हैं, वोल्ट और एम्पियर्स में। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि इसकी ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वोल्ट एम्पियर में क्यों दी जाती है, क्योंकि इसमें टोटल लॉस कॉपर लॉस और आयरन लॉस होती हैं। अगर इनकी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करना है तो उस केस में आपको इन लॉसेस को देखना पड़ेगा, यानी कि ये वो लॉस जो होता है वोल्टेज पे डिपेंड करता है, ये लोड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोटल ट्रांसफार्मर लॉसेस डिपेंड ऑन वोल्ट एम्पियर्स, वोल्ट एम्पियर्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है द फंक्शन ऑफ ऑयल इन ए ट्रांसफार्मर इज, यानी कि आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर्स जो होते हैं उनमें ऑयल दिया ऑयल होता है। ठीक है, अब ये ऑयल जो आपका होता है इस ऑयल का फंक्शन क्या होता है, मेन काम क्या होता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है टू प्रोवाइड इंसुलेशन एंड कूलिंग। दूसरा ऑप्शन दिया है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटिंग। और सी ऑप्शन दिया गया टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट्स। और डी ऑप्शन दिया गया है टू प्रोवाइड लुब्रिकेंट्स लुब्रिकेशंस। बताइए आंसर क्या होगा। सभी लोग जानते होंगे, आसान सा क्वेश्चन है। तो हमेशा याद रखेंगे जो ऑयल होता है ट्रांसफार्मर में, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, आपका कूलिंग पर्पज के लिए दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि बाइंडिंग आपकी हीट करती है तो कूलिंग ज़रूरी होता है, तो कूलिंग पर्पज के लिए। प्लस इसमें एक और फंक्शन होता है क्या, आपका एक इंसुलेशन को भी ये प्रोवाइड करता है। तो देखिए इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टू प्रोवाइड इंसुलेशन एंड कूलिंग। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए क्वेश्चन में कहा है कि द म्यूचुअल फ्लक्स इन ए लोडेड ट्रांसफार्मर कैन बी वेरीड बाई वेयरिंग, यानी कि जो ट्रांसफार्मर अगर लोडेड कंडीशन में है, क्वेश्चन को समझिए पहले। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो लोडेड कंडीशन में है और इसका जो म्यूचुअल फ्लक्स है, ठीक है, वो हम वेरी कर सकते हैं, किस चीज़ को वेरी कर करें, ठीक है, किसको हम बदल के इसके म्यूचुअल फ्लक्स को वेरी कर सकते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया प्राइमरी करंट को वेरी करके, दूसरा ऑप्शन दिया गया सेकेंडरी करंट को, और सी ऑप्शन दिया गया लोड इम्पीडेंस को, और डी ऑप्शन दिया गया है रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ, यानी कि मैग्नेटिक पाथ के रिलक्टेंस को वेरी करके।
तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग बताएंगे आंसर कमेंट सेक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, ठीक है, तो इसको आप फॉलो करिए हमेशा, क्योंकि जब इसको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेंगे और क्वेश्चन भी आपको तुरंत ये रट जाएंगे, ठीक है। तो जब भी कोई एग्ज़ाम आएगा तो आपको बहुत आसानी से वो क्वेश्चन अगर आएगा तो तुरंत आप टिक मार सकते हैं, ठीक है, अगर आपको एक बार ये क्वेश्चन आए तो, ठीक है। तो चलिए बताइए इस आंसर क्या होगा इसका। तो हमेशा याद रखेंगे कि जो म्यूचुअल फ्लक्स होता है लोडेड ट्रांसफार्मर में, उसको जो वेरी करता है, जो म्यूचुअल फ्लक्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, किस चीज़ को वेरी करके। तो हमेशा ध्यान देंगे जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स क्या करेगा, मिनिमम रिलक्टेंस पाथ फॉलो करता है, आप जानते हैं, ठीक है। मिनिमम रिलक्टेंस पाथ फॉलो करने का मतलब क्या है, यानी कि रिलक्टेंस जिस पाथ का कम होगा उसमें फ्लक्स ज़्यादा फ्लो होगा, ठीक है। तो इसी में देखिए, तो आप अगर इस तरीके से समझते हैं, जैसे कोई मैग्नेटिक सर्किट है तो उसमें आपका क्या फ्लो होता है, उसमें फ्लक्स फ्लो होता है। और जो कोई आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो उसमें जो फ्लो होता है वो क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो ये एक तरीके से आपके टोपोलॉजी होते हैं, ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे। और जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो उसमें जो आपको जो रेजिस्टेंस का बिहेवियर होता है, सेम आपका मैग्नेटिक सर्किट के केस में रिलक्टेंस का बिहेवियर होता है। यानी कि ये रिलक्टेंस क्या काम करता है, फ्लक्स को अपोज करता है, ठीक है, फ्लो होने से। और यहाँ पे ये करंट को अपोज करता है फ्लो होने से मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है। अगर इतनी चीज़ आपको पता है तो फिर आसानी हो जाएगी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। यानी कि जो मैग्नेटिक पाथ होता है, जैसे सपोज करिए ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर का जो मैग्नेटिक पाथ होगा वो क्या होगा, यही मैग्नेटिक पाथ होगा। तो यहाँ पे अगर इसका कोर का अगर सपोज करिए जो कोर बनी है, अगर उस कोर की जो मैग्नेटिक पाथ होगा उसका रिलक्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो इसमें फ्लक्स फ्लो होने में क्या होगा, डिफ़िकल्टी होगी, यानी कि ये अपोज करेगा। तो क्या करेगा, मिनिमम रिलक्टेंस होना चाहिए। तो मिनिमम रिलक्टेंस कब होगा, जब आपका क्या होगा, इसमें परमिएबिलिटी कोर की अच्छी होगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो हमेशा याद रखेंगे जो लोडेड कंडीशन में आपका म्यूचुअल फ्लक्स होगा, जो भी फ्लक्स होगा वो किस बेसिस पे फ्लो होता है, या रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ, यानी कि मैग्नेटिक पाथ का रिलक्टेंस पे डिपेंड करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर, सभी लोग बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है पावर ट्रांसफॉर्म, क्या पूछा गया, पावर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी डिपेंड्स अपॉन। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यानी कि क्वेश्चन में कहा है कि अगर ट्रांसफार्मर में जो पावर को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि जो ट्रांसफॉर्म होती है, ट्रांसफॉर्म का मतलब एक साइड से यानी कि प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड में अगर पावर को ट्रांसफ़र करते हैं तो उस केस में ये किस पे डिपेंड करता है। पहला ऑप्शन दिया है नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न पे, यानी प्राइमरी टर्न पे डिपेंड करता है। दूसरा दिया गया नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न पे, यानी कि सेकेंडरी टर्न पे डिपेंड करता है। और जो दिया गया है ऑप्शन नंबर करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पे। और सी डी ऑप्शन दिया गया मैग्नेटिक कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे जो पावर का ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक साइड से दूसरी साइड में, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में पावर का जो ट्रांसमिशन किया जाता है या ट्रांसफॉर्म किया जाता है, वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक कपलिंग पर। अब जितनी अच्छी मैग्नेटिक कपलिंग होगी उसकी ट्रांसफार्मर की, उसी हिसाब से आपका पावर ट्रांसफॉर्म अच्छा होता है। तो मैग्नेटिक कपलिंग क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग ट्रांसफार्मर इस तरीके से इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो इस तरीके से हम शो करते हैं। यहाँ पे ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका ये जो होता है इस तरीके से जो बीच में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में ये होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक कपलिंग, ठीक है। याद रखेंगे मैग्नेटिक कपलिंग इसको बोलते हैं। तो जो पावर ट्रांसफॉर्म की जाती है वो डिपेंड किस पे करेगी, ट्रांसफार्मर के मैग्नेटिक कपलिंग पे
प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के। देखिए इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैग्नेटिक कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए क्वेश्चन में कहा है द फेजर डायग्राम ऑफ ए ट्रांसफार्मर ऑन लोड, यानी कि लोड पे आपका जो फेजर डायग्राम होता है ट्रांसफार्मर का, कैन बी ड्रॉ ओनली इफ वी नो, यानी क्वेश्चन में पूछा गया है अगर लोडेड ट्रांसफार्मर है आपका और वो लोड पे है, तो लोड के केस में अगर आपको फेजर डायग्राम बनाना है, फेजर डायग्राम बनाना है तो क्या क्या पैरामीटर्स आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स ऑफ द ट्रांसफार्मर, यानी कि जो ट्रांसफार्मर है उसके सारे इक्विवेलेंट पैरामीटर आपको पता होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन दिया गया है लोड करंट पता होना चाहिए, ठीक है, IL पता होना चाहिए। दूसरा सी ऑप्शन दिया गया है लोड पावर फैक्टर पता होना चाहिए, ठीक है, और टी ऑप्शन दिया गया है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि जितने भी हैं सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो फिर क्या होगा, जैसा कि हम लोग पावर फेजर डायग्राम जब बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको लोड करंट की रिक्वायरमेंट भी होती है, पावर फैक्टर की भी और इक्विवेलेंट पैरामीटर्स की भी। तो देखिए इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑप्शन ऑफ द करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन में कहा है द लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर आर, एक ट्रांसफार्मर दिया गया है, इस ट्रांसफार्मर में आपसे पूछा है जो लॉसेस होते हैं, पहला दिया गया है कोर लॉस, कॉपर लॉस सॉरी, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस, 3 लॉस दे दिए हैं इसमें। अब इन्होंने पूछा है द कांस्टेंट पावर लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज गिवन बाय, यानी क्वेश्चन में दिया गया है, पूछा गया है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो कांस्टेंट लॉस होता है वो कौन सा लॉस होता है, किस किस की वजह से लॉस होता है कांस्टेंट लॉस। तो जैसा कि हमने बताया आपको, जो कांस्टेंट लॉस होता है वो कौन सा लॉस होता है, आयरन लॉस होता है या कोर लॉस होता है ट्रांसफार्मर में। ठीक है, अब ये कोर लॉस आयरन लॉस किससे मिलकर बना होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस, यही 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो देखिए कांस्टेंट लॉस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि सेकंड वाला और थर्ड वाला। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड और थर्ड सही हो जाएगा फिर, क्योंकि कांस्टेंट लॉस ही तो आपका क्या होता है, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। कॉपर लॉस क्या होता है, ये अब आपका बेसिकली लोड पे डिपेंड करता है, तो आपका ये तो होगा नहीं, क्योंकि लोड तो कंज्यूमर्स के हाथ में होता है, लोड तो हमेशा वेरी करता है, तो ये तो आपका हो ही नहीं सकता है। तो चलिए आंसर नेक्स्ट बताइए। अच्छा 16 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताइए, देखिए क्वेश्चन में कहा गया इन ए पावर ट्रांसफार्मर आयरन लॉस रिमेन प्रैक्टिकली कांस्टेंट फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, दिस इज बिकॉज, क्या होगा आंसर। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं पहले। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एक पावर ट्रांसफार्मर है उसमें जो आयरन लॉस होता है वो प्रैक्टिकली कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था, यानी कि रिमेन सेम होता है। तो ये नो लोड से फुल लोड आप कुछ भी चेंज करते हैं तो ये आयरन लॉस आपका कांस्टेंट ही रहता है, यानी कि सेम रहता है। तो ये इसका मेन कारण क्या है, क्यों ये कांस्टेंट रहता है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो पहला ऑप्शन दे दिया गया है कोर फ्लक्स रिमेन कांस्टेंट, यानी कि जो कोर में फ्लक्स होती है वो कांस्टेंट होती है इसलिए। दूसरा ऑप्शन दिया है लीकेज फ्लक्स रिमेन कांस्टेंट, और सी ऑप्शन दिया है बोथ ए एंड बी, यानी कि ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन दिया है नाइदर ए नॉर बी, यानी कि ना तो ए है और ना बी है।
तो बताइए आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्यों आपका फ्लक्स आयरन लॉस कांस्टेंट होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है ट्रांसफार्मर में वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट फ्लक्स होने की वजह से आपका जो आयरन लॉस होता है हम जानते हैं फ्लक्स पे ही डिपेंड करता है। तो इसीलिए हमारा क्या होता है, क्योंकि फ्लक्स पे और फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, ये कांस्टेंट होने की वजह से आपका क्या हो जाएगा, आयरन लॉस कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बताइए, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सभी लोग बताएं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डाल लीजिए आप लोग। ये अक्सर एग्जाम में आपके इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। चलिए आंसर दीजिए सभी लोग। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, द फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर 6400 watt and 5000 watt respectively. The copper loss and iron loss at half load will be respectively. देखिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यानी कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है एट फुल लोड पे आपको आयरन लॉस दे दिया है कितना, 6400, और कॉपर लॉस दे दिया है फुल लोड पर कितना, 5000 वाट। ठीक है, अब इन्होंने क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एट हाफ लोड पर आपका आयरन लॉस क्या होगा और हाफ लोड पर आपका कॉपर लॉस क्या होगा। आ गया समझ में क्वेश्चन। फुल लोड पे आपको दे दिया है और हाफ लोड पे आपको पूछा गया है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो आयरन लॉस होता है, अभी हमने बताया ये कैसा होता है, आपका कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट लॉस होता है। यानी कि जो आपका फुल लोड पे होगा वही आपका हाफ लोड पे भी होगा, यानी कि ये लोड पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं जो आयरन लॉस हमारा पहले था वही आयरन लॉस आपका हाफ लोड पे भी होगा। तो हाफ लोड पे देखिए कितना होगा, यानी कि 64, सॉरी क्या दिया है, कॉपर, अच्छा ये कॉपर लॉस दिया है, सॉरी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। देखिए ये क्या है, कॉपर लॉस है और ये आयरन लॉस है, जैसा कि ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, कॉपर लॉस और आयरन लॉस। तो यहाँ से ये कॉपर लॉस है, ये आयरन लॉस है, तो आयरन लॉस सेम होगा। तो आयरन लॉस सेम होने का मतलब क्या है, आपका आयरन लॉस कितना है, 5000, तो 5000 ही रहेगा हाफ लोड पे भी। ऐसे ही आपका कॉपर लॉस की अगर बात करें तो कॉपर लॉस तो आपको निकालना पड़ेगा हाफ लोड पे। तो हमने आपको बताया एक फॉर्मूला कि कॉपर लॉस को आपको किसी भी लोड पे अगर आपसे पूछा जाता है तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, कौन सा, कॉपर लॉस एट एक्स लोड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉपर लॉस एट फुल लोड। ये फॉर्मूला आप याद रखिए। तो इस टाइप से फॉर्मूले में आपका कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए किसी भी लोड पर तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे कॉपर लॉस को। कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं किस लोड पे निकालना, हाफ लोड पे। तो हाफ लोड के लिए एक्स की वैल्यू हम लोग क्या यूज करेंगे, हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे रखिए हाफ लोड पे निकालना है, यानी कि हाफ, ये क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस क्या दिया गया है, फुल लोड पे कॉपर लॉस आपका दे दिया गया है क्या, 6400 को लिख दिया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या 1/4 इंटू 64
यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1600 वाट। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारा क्या क्या निकला, यानी कि हाफ लोड पे हमारा आयरन लॉस निकला है 5000 वाट और कॉपर लॉस हाफ लोड पे निकला है, हाफ लोड वो कितना निकला है 1600 वाट। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा गया ओपन सर्किट टेस्ट इन ए ट्रांसफार्मर इज परफॉर्म विद, यानी कि क्वेश्चन है, आपको कहा गया है कि जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है ट्रांसफार्मर में वो परफॉर्म किया जाता है किस बेसिस पे, यानी कि रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टेज पे, या रेटेड ट्रांसफार्मर करंट पे, या रेट डायरेक्ट करंट पे, या हाई फ्रिक्वेंसी सप्लाई पे। बताइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पूछ लेता है आपको। तो हमेशा याद रखेंगे जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है ट्रांसफार्मर में वो हमेशा किस पे किया जाता है, रेटेड वोल्टेज पे। ठीक है, रेटेड वोल्टेज पे और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे, ये दो चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही एक और टेस्ट होता है आपका ट्रांसफार्मर में, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो ये बेसिकली किस पे किया जाता है, ये किया जाता है रेटेड करंट पे और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो कोई भी टेस्ट आपसे जैसे ओपन सर्किट का पूछ लिया, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का भी पूछ सकता था। तो शॉर्ट सर्किट के इसमें रेटेड करंट पे किया जाता है और ओपन सर्किट में रेटेड वोल्टेज पे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टेज। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ओपन सर्किट टेस्ट इन ए ट्रांसफार्मर कैन बी यूज टू ऑब्टेन, यानी कि जो ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है ये क्या चीज़ निकालने के लिए किया जाता है टेस्ट। तो पहला देखिए दिया गया है कोर लॉसेस, दूसरा दिया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्साइटिंग करंट, थर्ड दिया गया है कॉपर लॉसेस और फोर्थ दिया गया है इक्विवेलेंट सीरीज इम्पीडेंस। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो हमेशा याद रखेंगे क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसा कि हम लोग जो ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है ये बेसिकली आपका कोर लॉसेस को निकालने के लिए किया जाता है, हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, तो कोर लॉस निकालेंगे। अब कोर लॉस में आपका जानते हैं कि एक्साइटिंग करंट भी होता है। ठीक है, तो कोर लॉस प्लस एक्साइटिंग करंट, एक्साइटिंग करंट को निकालने के लिए एक्साइटिंग करंट क्या होता है आपकी, जो आई नोट होता है। अभी आई नोट भी आपका दो पार्ट में होता है, एक आई म्यू और एक आई डब्ल्यू, यानी कि कोर लॉस करंट, और ये क्या होता है मैग्नेटाइजिंग करंट। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक ये सही हो जाएगा और एक ये सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, यानी कि 1 and 2 ओनली। ठीक है, तो ये तो आपका नहीं होगा क्योंकि ये सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें तो सीरीज इम्पीडेंस आपके यही होते हैं। तो इस सीरीज इम्पीडेंस को हम लोग किस में निकालते हैं, कॉपर केस में, यानी कि जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट निकालते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट आपको कॉपर लॉस निकालने के लिए किया जाता है, तो उस केस में आपका जो सीरीज इम्पीडेंस होता है वो भी आपको कैलकुलेट करते हैं। जबकि ओपन सर्किट में हमेशा याद रखेंगे, ओपन सर्किट में क्या करते हैं, कोर लॉस को निकालते हैं और जो शंट ब्रांच होती है ट्रांसफार्मर में, जैसे इस तरीके से शंट ब्रांच होती है, इसके पैरामीटर्स को निकालने के लिए भी किया जाता है। जैसे ये एक्सएम होता है और ये क्या होता है आर नॉट होता है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, अगर ऑप्शन होता है ये पैरामीटर्स शंट वाले तो यहाँ पे ओपन सर्किट वाले में ये सही हो जाता है। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन केवल सही क्या होंगे, 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा।
चलिए अब बताइए इसका आंसर क्या होगा फिर। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर कैन बी डिटरमाइंड इनडायरेक्टली बाई, यानी कि जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है, इनमें जो इफिशियंसी की अगर बात करें, यानी कि इफिशियंसी जो निकाली जाती है इनडायरेक्टली किससे निकाल सकते हैं, किससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन दिया गया है ओपन सर्किट टेस्ट से अलोंग, यानी कि केवल ओपन सर्किट टेस्ट से ही निकाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है शॉर्ट सर्किट टेस्ट ओनली, और सी ऑप्शन दिया गया ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो बताइए क्या हो जाएगा। डी ऑप्शन दिया गया है बैक टू बैक टेस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम लोग इनडायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी को निकाल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए यहाँ से आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डाल लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है ए 4 kVA ट्रांसफार्मर हैज आयरन लॉस 200 वाट एंड फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ 200 वाट, द मैक्सिमम एफिशिएंसी एट यूनिटी पावर फैक्टर विल बी। बताइए क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन में आपको दे दिया है एक ट्रांसफार्मर दिया है 4 kVA का, जिसकी जो आयरन लॉस है वो इन्होंने बता दिया है 200 वाट है। ऐसे ही जो कॉपर लॉस है वो इन्होंने बता दिया 200 वाट है। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि यूनिटी पावर फैक्टर पे, यानी कि पावर फैक्टर कैसा है, यूनिटी है, तो यूनिटी पावर फैक्टर पे आपका जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आप लोग पढ़े भी होंगे कि जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है ट्रांसफार्मर में वो कब मिलती है आपकी, जब आपका आयरन लॉस और कॉपर लॉस इक्वल हो जाता है, यानी कि इस कंडीशन पे आपकी ट्रांसफार्मर की कैसी एफिशिएंसी मिलती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है। ये कंडीशन आप याद रखेंगे। तो इस केस में अगर हम लोग एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो एफिशिएंसी की मैक्सिमम फॉर्मूला क्या निकलेगा, यानी कि हम जानते हैं केवीए इंटू पावर फैक्टर अपॉन केवीए इंटू पावर फैक्टर प्लस आयरन लॉस और प्लस कॉपर लॉस इंटू 100, यही फॉर्मूला होगा मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने का। ठीक है, अब ये मैक्सिमम एफिशिएंसी की अगर एफिशिएंसी की फॉर्मूला तो ये हो जाएगा, बट अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी के फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ से हम जानते हैं कि कॉपर लॉस भी आयरन लॉस के इक्वल होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं पी आई। ठीक है, तो हमारा यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, के वी ए कॉस फाइव और के वी ए कॉस फाइव प्लस 2 टाइम्स ऑफ पी आई इंटू 100, क्योंकि पी आई क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि कॉपर लॉस भी आयरन लॉस के इक्वल हो जाता है कब, मैक्सिमम एफिशिएंसी पर। तो यहाँ से आप देखिए सॉल्व करिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या निकलेगी। के वी ए हमने देखा है, के वी ए कितना दिया है 4 इंटू कॉस कॉस फाइव, यानी कि पावर फैक्टर आपका कितना दिया है 1 दिया है, और के वी ए 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू आयरन लॉस कितना दिया गया है, आयरन लॉस दिया गया 200 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या आंसर आएगा, आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी इफिशियंसी आएगी क्या, 90.99%। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में। तो हमेशा याद रखेंगे अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी आपसे पूछी जाती है तो उस केस में ये कंडीशन याद रखेंगे, उस केस में आयरन लॉस और कॉपर लॉस कैसा हो जाता है, इक्वल हो जाता है। और जब जनरल फार्मूला एफिशिएंसी का होता है उसमें आप यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में कहा है द साइज ऑफ ट्रांसफार्मर कोड डिपेंड्स अपॉन, यानी कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसका साइज जो होता है कोर का वो किस पे डिपेंड करता है, बताइए।
पहला ऑप्शन दिया है फ्रीक्वेंसी पर, दूसरा ऑप्शन दिया है परमिशिबल फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर मटेरियल, और सी दिया गया एरिया ऑफ कोर, ऑप्शन डी दिया है बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ ए एंड बी। तो हमेशा याद रखेंगे जो साइज होती है कोर की वो डिपेंड करती है किस पे? उसके फ्रीक्वेंसी पे, और क्या होती है? मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी पे। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला जैसा कि हम जानते हैं V/F होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, और ये मैक्सिमम इस पे भी डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा? V/, हम लोग पढ़े हैं, ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की अगर बात करें तो ये 5/A भी होता है कि नहीं? तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो कोर का साइज होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी पे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा? तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया, कोर ऑफ लार्ज पावर ट्रांसफार्मर आर मेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर्स, ठीक है, तो बड़े बड़े जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं इनमें आपकी जो कोर होती है वो किसकी बनी होती है, वो आपसे पूछा गया है। तो क्या होगा इसका आंसर? बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर बताइए। सॉरी, ये वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो हमेशा याद रखेंगे जो पावर ट्रांसफार्मर्स होते हैं, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स, जो लार्ज पावर ट्रांसफार्मर्स होते हैं, उनकी जो कोर आपकी बनी होती है वो किसकी बनी होती है? CRGO स्टील, CRGO स्टील से बनी होती है। अब CRGO स्टील की बात करें तो ये क्या होती है? कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CRGO स्टील कह सकते हो, या इसका फुल फॉर्म की अगर बात करें तो यही आपका इसका फुल फॉर्म हो जाता है, अब इसमें क्या होता है, क्योंकि इसकी कोर क्यों बनाई जाती है? क्योंकि इसकी जो परमेबिलिटी होती है ये बहुत अच्छी होती है, हाई परमेबिलिटी होती है, तो हाई परमेबिलिटी की वजह से इसका बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अच्छा, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन का आंसर सभी लोग देंगे इसका। तो देखिए क्वेश्चन में कहा है, इफ द आयरन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज रिप्लेस्ड बाय ए एयर कोर देन द हिस्टैरिसीस लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर विल बी। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर की जो आयरन कोर होती है, कोर जो होती है वो आयरन की होती है, ठीक है, आयरन कोर, अगर उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एक एयर कोर से बना दिया जाए, तो उस केस में जो हिस्टैरिसीस लॉस होगा वो ट्रांसफार्मर का हिस्टैरिसीस लॉस कैसा होगा? बढ़ जाएगा। पहला ऑप्शन दिया है इंक्रीज, दूसरा ऑप्शन दिया है रिमेन्स अनचेंज्ड, और सी ऑप्शन दिया गया है डिक्रीज, डी ऑप्शन दिया है बिकम्स जीरो। बताइए क्या होगा? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो हिस्टैरिसीस कर्व के एरिया पे डिपेंड करता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे BH कर्व, ठीक है, ये होता है B और ये शायद होता है H। तो ये BH कर्व आप पढ़े होंगे, इसमें इस तरीके से आपका कुछ कर्व होता था, इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी ये जो एरिया होती है, ये एरिया जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपका हिस्टैरिसीस लॉस क्या होगा? ज़्यादा होता था। ठीक है, अब देखिए, अब इन्होंने कहा है कि अगर आपका ये कोर है वो अगर आयरन का ना हो करके एयर के अगर बना दिया जाए तो उस केस में इसका लॉसेस, हिस्टैरिसीस लॉस क्या होगा? तो हमेशा याद रखेंगे, तो एयर के केस में आपकी जो परमेबिलिटी होगी बहुत लो होती है, तो परमेबिलिटी लो होने की वजह से क्या होगा,
यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं V और H कर्व है मान लिया। तो इसका जो एयर का अगर pH कर्व देखा जाए, हिस्टैरिसीस कर्व देखा जाए, तो ये क्या होता है आपका लीनियर होता है, एक लीनियर स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। तो इस स्ट्रेट लाइन की वजह से देखिए इसका जो आपका pH कर्व में एरिया क्या होगा, वो जीरो हो रहा है कि नहीं, यानी कि हिस्टैरिसीस एरिया क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो हिस्टैरिसीस एरिया जब जीरो हो जाएगा तो उस केस में हिस्टैरिसीस लॉस क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा, है ना। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा और आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिकम्स जीरो। अगर आप आयरन की जगह पे एयर कोर बनाते हैं तो एयर कोर के केस में आपका जो है BH कर्व एक स्ट्रेट लाइन होता है एयर के केस में, तो उस केस में आपका जो हिस्टैरिसीस लो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, आप इसका आंसर दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा गया द परमिशिबल फ्लक्स डेंसिटी इन कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील इज, यानी कि अभी हमने बताया जो आपकी कोर होती है CRGO, CRGO स्टील की होती है। अब इसमें जो फ्लक्स की डेंसिटी होती है, फ्लक्स डेंसिटी होती है V, ये कितनी होती है ये बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो हमेशा याद रखेंगे CRGO की स्टील की जो फ्लक्स डेंसिटी होती है, जो परमिशिबल होती है, यानी कि इस परमिशिबल वैल्यू के मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की बात करें तो वो कितनी होती है परमिशिबल वैल्यू, वो होती है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1.8 टेस्ला। क्या होती है 1.8 टेस्ला, ठीक है, याद रखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग और कुछ क्वेश्चंस को लेके आएंगे जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके डिस्कस किए जा रहे हैं बहुत कॉन्सेप्ट के साथ में, और इसको और अच्छे बेटर वे में आपको करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप लोगों को काम क्या करना है, इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक बटन को प्रेस करके उसको शेयर कर दीजिए, जिससे क्या होगा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है टेक्निकल एग्जाम्स की, वो भी आप इसका फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं इस चैनल को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि इससे आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है, चाहे आप JEE की तैयारी कर रहे हों, चाहे A लेवल की तैयारी कर रहे हों। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया होगा, क्वेश्चन में देखा भी होगा कि आपके क्वेश्चन इसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं और बेसिक लेवल के क्वेश्चन भी हैं, यानी कि JEE लेवल के भी क्वेश्चन हैं और आपके A लेवल के भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये दोनों के लिए आपके हेल्पफुल होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलिए।